लगता है कि डर मन में आ जाता है कि भाई बिहार प्रशासनिक सेवा या यूपीएससी, डर का माहौल आ जाता है? क्या लगता है कि डर उर नहीं आया आपको तैयारी करने से पहले? हाँ, मुझे तो शुरू में लगता था कि कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। जब मैंने फर्स्ट पीटी दिया 64th का, तो मुझे लगता था कि पीटी भी क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो तैयारी सम्मिलित होनी चाहिए, पार्ट बाय पार्ट नहीं होनी चाहिए, तभी आप स्टेज बाय स्टेज उसको क्रैक करते चले जाएंगे और सफलता हासिल करते चले जाएंगे। ये सब चीज़ें हैं, अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए चीज़ों को, बच्चे लोग को ही जैसे ABCD सीखता है शुरू में, तो उसको क्या बोलते हैं, एक ए से एप्पल दिखा दिया तो वो जल्दी मेमोराइज करता है। अब वैसे ही एग्जामिनर को हम मैप दिखा देंगे तो वो जल्दी मार्क्स दे देगा। कि वाकई में इंटरव्यू में सिर्फ आपके सिलेबस से या आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं या कुछ अलग एक्स्ट्रा सिलेबस से अलग कुछ आते हैं क्या, प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं क्या? और वैसे ही 65th का रिजल्ट आया तो मुझे लगा था कि हो तो जाएगा, रैंक भी अच्छा आ जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि जो सोचा था वो मिल जाएगा। तो ये खुशी तो बयां नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि बिहार BPSC में जो एलाइड सर्विस था वो मुझे मिल गया है और मैं अब लार्ज लेवल पे सर्व करूँगी लोगों को, और जो भी सिस्टम है, सिस्टम में रहकर अच्छे से काम करना है, और जो भी टारगेट बेनिफिशियरीज के लिए स्कीम्स हैं उनको सही से उनका निर्वहन करना है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। दरअसल यह पंक्ति मुजफ्फरपुर की एक बेटी ने चरितार्थ की है जिसका नाम है सदफ आलम। बात करेंगे बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित 66 BPSC का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया है और उससे पहले 64th में भी रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर इनका चयन हुआ था। खास बातचीत करेंगे, तैयारी कैसी थी, क्या किस तरह का रहा प्रारंभिक सफ़र और शैक्षणिक सफ़र किस तरह का रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा और कैसे यहाँ तक पहुँचे, पूरे खास कार्यक्रम में इनसे बात है। सबसे पहले खास कार्यक्रम में सदफ जी आपका स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे घर पे आए, मुबारकबाद दिए, बहुत बहुत। एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से प्रारंभिक सफ़र की शुरुआत की आपने, शैक्षणिक स्टार्टिंग सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ, कैसे तैयारी में लगे, और थोड़ा अपने विषय में बताइए कि आप स्टार्टिंग पढ़ाई के विषय में कैसे उसका सफ़र तैयार हो। ग्रेजुएशन के बाद सारे फ्रेंड्स इसकी तरफ जा रहे थे, कॉर्पोरेट जॉब की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मेरा बीटेक हुआ है। तो मुझे लगता था कि पता नहीं वहाँ पे जाके मैं अच्छा कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मोनोटोनस लाइफ हो जाएगा, एक ही तरह का ड्यूटी है। तो एक बचपन से एक रहता है, DM साहब, SDM साहब का नाम बहुत सुनते थे क्योंकि हम गांव पृष्ठभूमि के हैं। तो मुझे एक था अंदर से कि कभी ना कभी करना है, तो क्यों ना बाद में किया जाए, अभी शुरू किया जाए। तो आफ्टर ग्रेजुएशन ही मैं शुरू कर दी इस सफ़र का प्रारंभिक शुरुआत, और उसके बाद 64 BPSC मेरा प्रथम प्रयास था जिसमें कि मुझे रेवेन्यू सर्विस मिला, और 65 मेरा सेकंड प्रयास था जिसमें कि मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है। एक चीज़ आपसे पूछेंगे कि स्टार्टिंग जो शिक्षा होता है 10th 12th ये सब आपने कहाँ से की थी? हाँ, मेरी स्कूलिंग वनस्थली विद्यापीठ से हुई है जो कि राजस्थान में है। लड़कियों के लिए वो एशिया में 4th पोजीशन पे आता है, रेजिडेंशियल स्कूल है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT यूनिवर्सिटी से हुआ है, और उसके बाद से मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। UPSC में भी मैंने एक अटैम्प्ट दिया हुआ है। उसके बाद मेरा BPSC 64 पहला अटैम्प्ट था और 65 सेकेंड अटैम्प्ट। खास कार्यक्रम होगा, लंबी बातचीत होगी। स्टार्टिंग करेंगे कि एक चीज़ बताइए, बिहार प्रशासनिक सेवा एक नाम सुन के लोगों को डर लगता है और कहीं ना कहीं आपने कहा कि DM और SDM साहब वाली बात आ जाती है। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि क्या लगता है कि इसकी तैयारी, एक भय सा लगता है कि डर मन में आ जाता है कि भाई बिहार प्रशासनिक सेवा या UPSC, डर का माहौल आ जाता है? क्या लगता है कि डर उर नहीं आया आपको तैयारी करने से पहले? हाँ, मुझे तो शुरू में लगता था कि कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। जब मैंने फर्स्ट पीटी दिया 64th का, तो मुझे लगता था कि पीटी भी क्लियर होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन घर वालों का साथ था, कुछ मेरे दोस्त हैं जो इस कंपटीशन से जुड़े हैं, उन लोग का साथ रहा, उन लोग का गाइडेंस रहा। तो जब मेरा पीटी क्लियर हुआ तब मुझे लगा पीटी तो हो गया, चलो ऑब्जेक्टिव था, मेंस में तो कुछ नहीं हो सकता है। बट मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि अरे अभी तक एग्ज़ाम दी हो ना बीटेक में, वही मेंस में भी लिखना है। तो वो जो लाइन है, उस लाइन को मैं समझूं कि मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया।
और मुझे लगा कि सही बात है, बीटेक में भी तो पास किए हैं, इतना इतना पेपर था, 40 पेपर था। तो उसके बाद मैं मेंस लिखी, मेंस मेरा क्लियर भी हो गया। उसके बाद इंटरव्यू दी। मुझे लगा ठीक है, इंटरव्यू में जाके एक्सपीरियंस लिया जाता है, लेकिन फाइनल होगा इसका पता नहीं था। और देखिए, सबकी दुआ थी और मेहनत भी थी, जो मुझे रेवेन्यू सर्विस मिला, रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर मुझे चयन मिला। और 65th में जो भी बचा खुचा, जो भी मेहनत मैं नहीं कर पाई थी 64th में, और जो भी एरिया था जिस पे मुझे लगता था कि कमी रह गई है, तो उस पर मैं काम करके अपने उस कमी को दूर की और मेरा बिहार प्रशासनिक सेवा में इस बार चयन हुआ है। आपको बता दें कि सदफ कोई कोचिंग भी नहीं करती थी और विदाउट कोचिंग का इन्होंने तैयारी किया, सेल्फ स्टडी करके ये मुकाम पाई है। एक चीज़ बताइए, जब कोई बिहार प्रशासनिक सेवा का सिलेबस थोड़ा आपको समझाते हैं कि पीटी है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, तो कैसे एक साथ पीटी मेंस की तैयारी की है? फिर लोग अक्सर सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि लूसेंट पढ़ के हम भी पीटी निकाल लेंगे, फिर मेंस। क्या लगता है कि एक साथ रणनीति बना था पीटी मेंस का या फिर अलग अलग? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक साथ ना रहकर, जब शुरू में आप तैयारी एकदम शुरू करते हैं इनिशियल लेवल में, तो आप बेसिक बुक्स पढ़िए, उससे आपका थॉट क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगा। उसके बाद एडवांस बुक की तरफ जाएं। और मेंस में क्या होता है ना कि मेंस में वही बेसिक्स हमें क्वेश्चन समझने में मदद करता है। अब मान लीजिए कि हम रोटेशन रिवॉल्यूशन नहीं समझे और माजिद हुसैन की बुक पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, तो वो समझने में डिफ़िकल्टी फेस करेंगे। तो लोग बोलते हैं कि लूसेंट पढ़ के हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा, लेकिन अगला जो स्टेज है मेंस, वो कैसे होगा जब तक हम बेसिक बुक्स नहीं पढ़े होंगे। तो तैयारी सम्मिलित होनी चाहिए, पार्ट बाय पार्ट नहीं होनी चाहिए, तभी आप स्टेज बाय स्टेज उसको क्रैक करते चले जाएंगे और सफलता हासिल करते चले जाएंगे। एक चीज़ बताइए कि चूँकि सिलेबस में होता है कि मेंस पीटी तो खैर अधिकतम बच्चे निकाल भी लेते हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। मेंस में सबसे पहले एक हिंदी का एग्जाम होता है, उसका 2 जीके पेपर, फिर ऑप्शनल पे आते हैं। जीके पेपर में आंसर राइटिंग की भूमिका होती है। बहुत लोग कहते हैं कि संपादकीय पढ़िए अखबार का। क्या लगता है कि किस तरह का रणनीति होना चाहिए और आपने क्या रणनीति अपनाई थी? हाँ, एडिटोरियल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेंस में कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे करंट अफेयर से रिलेट करना पड़ता है, जैसे साइंस एंड टेक है, इकोनॉमिक्स है। उसके बाद पॉलिटी का कोई अगर रीसेंट केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वो हो गया। तो वो सारा चीज़ हम एडिटोरियल से अपने काम का चीज़ निकाल लेंगे और उसको हम नोट्स में रखेंगे, ताकि हम उसको जब हम मेंस दें तो हम उस चीज़ डेटा को मीन्स यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें मेंस के आंसर राइटिंग में। तो ये था मेरा। और मेंस में मैंने आंसर राइटिंग किया है 64th में, आस्था आईएएस में। 5 टेस्ट मैंने वहाँ पे दिया और मुझे ऐसा लगा कि ठीक है 65th में इसी से काम चल जाएगा, क्योंकि 64th में ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था। तो एक कॉन्फिडेंस था अंदर से कि अब मुझे आंसर राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने खुद से ही 2-3 टेस्ट दिया था सेल्फ एनालाइज करने के लिए कि 3 घंटे में मैं कैसा अच्छा लिख पा रही हूँ, नहीं लिख पा रही हूँ। तो ये था। उसके बाद मेंस देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस बार मेरा रैंक अच्छा आएगा, और होपफुली आया भी। और इंटरव्यू में फिर मैं मेहनत की तो अच्छा रहा, फाइनली हो गया। एक चीज़ और, अब इस बार चूँकि एक सवाल बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा खूब चल रहा है कि इस बार जो भी लोग बिहार प्रशासनिक सेवा में जिनका सिलेक्शन हुआ है, सभी का ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। और संजोग देखिए कि मैंने इनसे स्टार्टिंग में बात किया तो इनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। एक चीज़ बताइए, ज्योग्राफी में कुछ है क्या? ज्योग्राफी में मुझे लगता है ये थोड़ा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, और अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो फिर वो कॉन्सेप्ट हिलेगा नहीं और आप भूलेंगे नहीं, तो फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगे। और इसमें सबसे अच्छा है कि डायग्राम का यूज़। अगर आप 5 क्वेश्चन में भी अच्छे से मैप बना लेते हैं, तो वो अगर 2-2 नंबर भी आपका स्कोर हो जाता है हर क्वेश्चन में, तो 10 नंबर से आप रीड कर जाइएगा, और 10 नंबर से रैंक बहुत आगे चला जाता है। तो इस वजह से, और ज़्यादा इंजीनियर्स को लगता है, क्योंकि आजकल बीटेक वाले का चल रहा है कि बीटेक वाले ज्योग्राफी ले रहे हैं, तो उन लोग को लगता है कि हम लोग इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, ईजिली हैंडल कर पाएंगे, तो इसलिए ज्योग्राफी ले रहे हैं। एक चीज़ मेरे दर्शकों को बताइए कि कैसे इस चीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्योग्राफी को, जो नंबर वैसे छात्र भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको कैसे आप इस चीज़ बताइए कि हाँ, कैसे उस चीज़ को कनेक्ट कर पाते कि हाँ ज्योग्राफी से ऐसे नंबर उठता है। हाँ, मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि ज्योग्राफी में वैसे क्वेश्चन कोई करना है जहाँ पे मैप पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या की अपने मेंस के एग्ज़ाम में कि ह्यूमन ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन किया,
और वो क्वेश्चन किया मैंने जी कि जिसमें मैप रिक्वायर्ड है, ताकि अगर 1 नंबर भी बढ़ता है तो वो जो मतलब जिसमें मैप रिक्वायर्ड नहीं है तो उससे तो मेरा 1 नंबर बढ़ जाएगा ना। तो मैं थोड़ा-सा एनालाइज़ करना पड़ता है एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके कि कौन-सा क्वेश्चन हम करें, क्योंकि आजकल क्या हो गया है ट्रेंड कि ऑप्शन में एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहता है, सब सेक्शन, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट। तो वैसे-वैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करना चाहिए, इसमें आप थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे वहाँ पे कि जहाँ पे मैप रिक्वायर्ड हो। तो वहाँ आप मैप बनाइए, चीज़ों को, एरिया को, जो भी रीज़न है, जो भी आप बताना चाह रहे हैं उसको ईज़िली मैप से बता दीजिए, फ्लो चार्ट से बता दीजिए। कोई अगर उसमें जैसे कि हमारे इसमें और ज्योग्राफी में है डेविस एंड पेंक साइकिल, तो उसका तीनों स्टेज बता दीजिए आप एक ग्राफ के थ्रू। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए चीज़ों को। अब बच्चे लोग को ही जैसे ABCD सीखता है शुरू में, तो उसको क्या बोलते हैं, एक ए से एप्पल, एप्पल दिखा दिया तो वो जल्दी मेमोराइज़ करता है। अब वैसे ही एग्ज़ामिनर को हम मैप दिखा देंगे तो वो जल्दी मार्क्स दे देगा। ये एक है मतलब मेरा अपना मानना। तो इस तरह से मुझे लगता है कि लोग ज्योग्राफी की तरफ ज़्यादा झुकाव है उनका, ज़्यादा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट भी है, टेक्निकल सब्जेक्ट है और प्लस अच्छा स्कोर हो रहा है आजकल। इंटरव्यू को लेकर बड़ा सा बहुत सारा रहती है कि हाँ इंटरव्यू में भाई किस तरह का तैयारी करे, कि चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है और यूट्यूब पे बहुत सारा भ्रांतियाँ इसके लेकर फैली रहती है कि हाँ बहुत तरह इस तरह का सवाल होता है। क्या लगता है कि वाकई में इंटरव्यू में सिर्फ आपके सिलेबस से या आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं या कुछ अलग एक्स्ट्रा सिलेबस से अलग कुछ आते हैं क्या, प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं क्या? हाँ, मेरा इंटरव्यू तो बिल्कुल मेरा जो बैकग्राउंड था, मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, बीटेक का सब्जेक्ट था और प्लस कॉन्स्टिट्यूशन से और हॉबी से रहा। लेकिन 2-3 जो मेरे फ्रेंड सेलेक्टेड हुए हैं उनसे उनके घर 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 का भी पूछा गया, किस बैकग्राउंड से हैं ये भी पूछा गया। तो थोड़ा बहुत अब उनका है कि उनका मूड कैसा है, आपका दिन कैसा है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। तो ये है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, सब आंसर तो हमें नहीं आ सकता है, लेकिन अपने पर्सनैलिटी का टेस्ट है इंटरव्यू, तो आप अपने पर्सनैलिटी को सही से वहाँ पर रिप्रेजेंट करें, कॉन्फिडेंट रहें, पेशेंट रहें, क्योंकि हो सकता है ऐसा सिचुएशन आप पे आ जाएगा। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि अगर आप SDM बन गए और आपके घर में किसी का तबीयत ख़राब हो गया, गाँव में दंगा हो गया, तो आप किस चीज़ को चूज़ करेंगे? तो हमें ये बोलना है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर हम सिचुएशन को देखेंगे कि कहाँ हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे दंगा हो गया वहाँ पे हम अपने स्टाफ्स को भेज सकते हैं, पुलिस की सहायता से हम असिस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। अगर हमारी ज़रूरत ऐसी है कि वहाँ पे अगर हमारे स्टाफ कोऑर्डिनेट कर ले और हम घर पे उस चीज़ को संभाल सकते हैं, तो इस तरह से हम चीज़ों को बैलेंस करके आंसर देंगे ताकि नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े बोर्ड मेंबर्स के सामने। तो ये सब चीज़ें एक एक सवाल और पूछेंगे कि चूँकि प्रशासनिक सेवा का बहुत बड़ा सिलेबस होता है, GS पेपर 1 जी। सिलेबस और उसकी रणनीति बताइए। GS पेपर 1 में 3 सेक्शन है, ठीक है? और पहला सेक्शन है हिस्ट्री एंड कल्चर। उसमें आपका ये रणनीति होना चाहिए कि हिस्ट्री आप कोई भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, उसे एक कंसाइज़ नोट्स बना लें। जो टॉपिक हमारे BPSC में है, BPSC में 10 से 12 टॉपिक हैं हिस्ट्री के और 3 पेंटिंग है, मधुबनी, मौर्य और पटना कलम। तो इन सब चीज़ों का आप नोट्स बना के रखें ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप उसको रिवाइज़ करें। थोड़ा-सा जहाँ भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप फ्लो चार्ट बनाएँ, ठीक है? अगर कुछ ऐसा लगता है कि आप इनोवेशन कर सकते हैं उस क्वेश्चन में, तो उसको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें जो है आपका मार्क्स फेच करती है। उसके बाद सेक्शन 2 की बात करें, सेक्शन 2 में जो है वो करंट अफेयर एंड आईआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है 64th और 65th में आईआर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है? तो इसमें क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज़ कीजिए, ठीक है? कि कैसा ट्रेंड चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसमें क्या है कि आईआर्स के जो भी क्वेश्चन है, UN डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट है, जैसे पिछले बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, उसके बाद इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे था, तो उन सब चीज़ों का देखें कि इंडिया का क्या रैंक है, कौन सा कंट्री टॉप कर रहा है, ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम मेंस में पुट कर सकें अपने आंसर में। और अगर आपको लगता है कि कोई इंटरनेशनल रिलेशन में हम मैप बना सकते हैं, तो वो मैप बना दें ताकि आपका मार्क्स जो है वो फेच हो जाए वहाँ से। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड बोले कि वहाँ से आप सिलेक्शन तय होता है कि फाइनली होगा कि नहीं, वो है स्टैटिस्टिक एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है? जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, जो इंजीनियर है, वो कहता है कि अरे हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा क्या हुआ 64th में
पूरा पूरा एक क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है, इसी कॉन्फिडेंस में कि हो जाएगा। लेकिन 65th में मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया और मैं खूब बहुत प्रैक्टिस की हूँ। कोई भी एसएससी लेवल का कोई भी बुक आप ले लीजिए जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन का जो भी बीपीएससी में सिलेबस में है, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और मिक्स ग्राफ, उसका आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाइएगा, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है तो डरने की कोई बात नहीं है। खुशी हो रही है बिहार प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन हो गया आपका? हाँ, जब रिजल्ट आया था तो क्योंकि आरओ वाला मेरा डॉक्यूमेंट सबमिशन उसी दिन था, ठीक है, जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट करके हम सचिवालय से निकले और वैसे ही 65th का रिजल्ट आया तो मुझे लगा था कि हो तो जाएगा, रैंक भी अच्छा आ जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि जो सोचा था वो मिल जाएगा। तो ये खुशी तो बयां नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि बिहार बीपीएससी में जो एलाइड सर्विस था वो मुझे मिल गया है और मैं अब लार्ज लेवल पे सर्व करूंगी लोगों को, और जो भी सिस्टम है, सिस्टम में रहकर अच्छे से काम करना है और जो भी टारगेट बेनिफिशियरीज के लिए स्कीम्स हैं उनको सही से उनका निर्वहन करना है। सवाल पूछेंगे जो करेंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो करेंट अफेयर का कोई अंत नहीं है और छोटा पार्ट भी नहीं है, तो करेंट अफेयर की तैयारी का रणनीति क्या होना चाहिए पीटी मेंस और इंटरव्यू के रिगार्डिंग सब सोच करके? पीटी के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने फॉलो किया था कि आप कोई भी कंपाइलेशन ले लें, ठीक है, क्योंकि अब करंट अफेयर का कोई अंत नहीं है, ये बात आपने भी बोला, ये बात सही भी है। आप इकोनॉमिक सर्वे का डेटा एक बार जो जिस्ट आता है, पूरा इकोनॉमिक सर्वे संभव नहीं है 350-500 पेज पढ़ना, तो आप उसका जिस्ट पढ़ लें, मोटा मोटी डेटा कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, किसमें ज़्यादा बजट एलोकेट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें ताकि ऑप्शन वहाँ पे एलिमिनेट हो। पीटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद कोई भी आप एजुकेशन सेंटर वालों का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन ले लें, जो कि पूरे साल भर के जितने भी न्यूज़ हैं ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं उनके कंपाइलेशन में, तो वो आप फॉलो करें और उसका 2-4 रिवीजन कर लें ताकि 35 में से आप मैक्सिमम और मिनिमम 25 क्वेश्चन तो आपका सही ही रहे। ये चीज़ है करंट अफेयर के लिए। पीटी के लिए मेंस की बात है, मेंस में मैंने क्या किया कि बीपीएससी सिलेबस से मैं देखी कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से विजन आईएएस को सेलेक्ट की, उसका बुकलेट मैं पढ़ी हूँ, थॉरोली पढ़ी, जो जो मेरे सिलेबस के हिसाब से, जैसे यूएन रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट है जिसमें इंडिया का रैंक, बिहार का रैंक, ठीक है, बिहार का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब जो भी चीज़ें हैं जो बिहार लैग कर रहा है, किसमें टॉप 10 में है, कुछ ऐसा रिपोर्ट है जो बिहार से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने नोट कर लिया था। उसके बाद सर्वे को मैं यहाँ भी यूज़ की हूँ अपने मेंस में, और जितना भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, अगर कोई बिहार का केस है पॉलिटिक में तो वो मैंने कोट किया है। तो इन सब चीज़ों को अपने हिसाब से आप देखिए कि आप कितने अच्छे से कर सकते हैं, और जो सिलेबस है उसके ही अकॉर्डिंग चलना है, उससे डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि सिलेबस हमारा जो है बहुत कंसाइज है, बहुत ब्रीफ में दिया हुआ है जीएस पेपर 1 पेपर 2 का, तो आप प्रीवियस ईयर का हेल्प लें, उससे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे और बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना। एक चीज़ और पूछेंगे आपसे, क्या वैसे आप चूँकि आप महिला हैं तो वैसे महिलाएं या वैसी लड़कियां या फिर वैसे जिनको आर्थिक रूप से जो लोग कमज़ोर है, वैसे लोग बिना कोचिंग के किस तरह से, उनका आपने रणनीति बता दिया, तो किस तरह से इस तैयारी को घर पे रहकर सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं? जी, देखिए, लड़कियों के लिए बहुत सारे रेजिडेंशियल कोचिंग है, आवासीय विद्यालय जिसको पहले हम लोग अब रेजिडेंशियल कोचिंग इंग्लिश में बोलने लगे हैं। तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप थोड़ा भी पढ़ने में अच्छे हैं और आप में जज्बा है करने का, तो आप एंट्रेंस दीजिए। पटना में हज भवन हो गया, लड़कियों के लिए है, उसके बाद दिल्ली में है, जामिया है, अलीगढ़ में अलीगढ़ आरसीए है, तो इन सारे आरसीए का आप एंट्रेंस दे सकते हैं। वहाँ पे फ्री में रहना, खाना और सारी फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, वाईफाई, आपको सब कुछ, और वहाँ पे कोचिंग भी कराया जाता है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। महिला के लिए जो, क्योंकि गांव में ऐसे भ्रांतियाँ देखी जाती है, जो कि गांव में हम लोग भी रहते हैं, तो गांव में अक्सर भ्रांति रहती है कि हाँ भाई, घर की बेटी बहू कहीं बाहर मिली नहीं जाए, तो वैसे लोगों को एक आपके माध्यम से आप क्या संदेश देंगे, या फिर वैसे छात्र जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो वैसे छात्रों के, आप एक सफल अभ्यर्थी हैं, तो वैसे छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लड़का हो या लड़की, जिसमें टैलेंट है उसको रोका नहीं जाए। और सभी पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि मेरी लड़की अगर कुछ अच्छा कर रही है तो उसको करने दिया जाए, ना ही विवाह के बंधन में उनको बांधा जाए। जल्द से जल्द हमारे कम्युनिटी में खास करके 20-21 हो गया, तब आप रुकने वाले नहीं हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। मेरी जितनी भी बहनें वगैरह हैं सबकी शादी हो चुकी, बस मेरा ही अभी बचा हुआ है। तो सबका यही रहता है कि जल्द से जल्द 20 साल हुआ, ग्रेजुएशन हो गया, शादी कर दिया जाए। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे में टैलेंट है, टैलेंट को उभरने दीजिए और आपके प्रयास से ही, क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। हर फील्ड में उनका सपोर्ट चाहिए, तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए और अल्टीमेटली जब रिज़ल्ट आएगा तो उनको प्राउड फील होगा। सोशल मीडिया का क्या रोल है एक सफल अभ्यर्थी की लाइफ में? हाँ, देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आप उसका कैसे बेनिफिट उठा रहे हैं और कैसे वो आपको हानि पहुंचा रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे लाइफ में जब तक कंपटीशन चला तो फेसबुक ये सब मैं डीएक्टिवेट मेरा रहा कॉलेज के बाद, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम को मैं फॉलो करती थी क्योंकि उस पे आजकल बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं बीपीएससी के, और जितना भी करंट अफेयर रिलेटेड या कोई भी न्यूज़ हैपनिंग होता रहता है तो वो सारा अपडेट होता है। तो टेलीग्राम एक अच्छा सोर्स है, वहाँ से आप, हाँ, फालतू का आप चिट चैट मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है उतने ही देर आप किसी से टिप्स लीजिए, या फिर कोई भी नोट्स पढ़िए, या कोई भी पीडीएफ पढ़ा हुआ है टेलीग्राम पे वो पढ़िए। यूट्यूब के माध्यम से आप ये देखिए कि क्या बता रहे हैं कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर। तो आप उसका कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप उससे रिस्क क्या बोलते हैं, लॉस में जाते हैं या प्रॉफिट में, ये आपको डिसाइड करना है। और हर चीज़ का एक बैलेंस वे में यूज़ किया जाए तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो आप एक 65 बीपीएससी के सफल अभ्यर्थी को सुन रहे थे। बिहार प्रशासनिक सेवा में इनका सिलेक्शन हुआ था। पूरी रणनीति इन्होंने बताई। कैसा लगा आपको रणनीति, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपका भी कोई सवाल होगा तो अवश्य पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आपका सवाल इनके पास तक पहुंचाए और उसका भी आपसे जवाब लें। कैमरे के पीछे सहयोगी अविनाश पांडे है और मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।